फिटनेस की फील्ड में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो मेजरली मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिनका एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता और जनरली वो सूडो साइंस या सेल्फ मेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। और ये जो टर्म्स हैं ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। ऐसे ही एक क्लासिक टर्म जिसको आप बहुत समय से सुन रहे हैं उसे हम कहते हैं मसल कंफ्यूजन। ये जो पर्टिकुलर टर्म था ये अर्ली 2000s में जब P90X जैसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो वहां से ये टर्म निकल कर आया था, जो मेजरली एक मार्केटिंग टर्म है, इसका कोई मतलब नहीं। ऑल्सो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक सिमिलर कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं शॉकिंग योर मसल। उस समय जब इस कंसेप्ट को प्रमोट करा गया या मार्केट करा गया तो यह बोल के करा गया कि भाई आपकी जो मसल्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस से या किसी स्टिमुलस से अडेप्ट कर जाती हैं कुछ समय के बाद। इसलिए आप अगर अपनी वर्कआउट्स में ज्यादा वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस ऐड करेंगे और अपने वर्कआउट्स को कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगी, जिससे नए वर्कआउट के थ्रू उन्हें एक शॉक मिलेगा और वो ग्रो करेंगे। अब ये जो पूरा कंसेप्ट आपने समझा, ये जितना अमेजिंग लग रहा है सुनने में उतना ही डम और स्टूपिड है, क्योंकि ये कंसेप्ट सिर्फ अपनी मर्जी से बैठे बैठे बनाया गया है। साइंटिफिकली कभी भी ऐसा नहीं होता है, इनफैक्ट इसके बिल्कुल उल्टा होता है और मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, जब हम वर्कआउट की बात करते हैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस एंथुसियास्ट है जिसका कोई भी स्पेसिफिक एम या गोल नहीं है किसी भी चीज को लेके, तो उसके लिए हर रोज डिफरेंट तरह के वर्कआउट परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे उसको मोटिवेशन आती है। और स्टडीज में भी प्रूव हुआ है कि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो वर्कआउट को कॉन्स्टेंटली स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउएवर, जब हम प्रॉपर गोल ओरिएंटेड, एम ओरिएंटेड, प्लान्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मसल कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट कई कोचेस ने एक बहुत ही अच्छा टर्म इसके लिए बनाया है, ट्रेनिंग अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के बारे में आपने सुना ही होगा कि भाई एक इंडिविजुअल जो किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता और उसका माइंड जो वॉन्डर करता रहता है। इसी तरह जो लोग अपने ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली प्लान नहीं करते, उसके एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते, उसके लिए टर्म उन्होंने दिया। और ये उन्होंने देखा कि ये जो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में आ रही है, यंगस्टर्स में स्पेशली आ रही है, तो वो बिना प्लान करे अपने वर्कआउट्स को जैसे ही जिम में एंटर करते हैं तो चेंज कर देते हैं, कुछ नई चीज परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे सो कॉल्ड ट्रेनिंग कंसेप्ट्स बने हुए हैं जो इस तरह की थ्योरी को, इस तरह के वर्कआउट्स को प्रोपोगेट भी करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपका गोल स्ट्रेंथ गेन है, मसल हाइपरट्रॉफी है, पावर इंक्रीज करना है या किसी और एस्पेक्ट को इंक्रीज करना है, तो आपका वर्कआउट एक प्रोग्रेसिव तरीके से प्लान्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा देयर इज नो सेकंड वे कि आपको कभी भी प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे। और उसके लिए आपको रेपिटेटिव एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है ताकि आप असेस कर पाएं कि आप उन एक्सरसाइजेज में किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसी के थ्रू आप हर एक पर्टिकुलर वर्कआउट में अपनी स्ट्रेंथ को असेस कर पाएंगे। और इसीलिए स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमेशा याद रखिए, आपकी मसल्स की कोई अपनी मेमोरी नहीं होती। आप उनको जो भी स्टिमुलस देंगे, जो भी स्ट्रेस देंगे, वो उससे रिस्पॉन्ड करेंगी। और वो स्ट्रेस से कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? अपने आप को उस स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पर्टिकुलर वर्कआउट में डंबल बेंच प्रेस कर रहे हैं और नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्कआउट में आप बारबल बेंच प्रेस करें, तीसरे में आप पेक डेक फ्लाई करें, चौथे में आप केबल क्रॉस करें, तो इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा जनरल फिटनेस के अलावा। आपकी कभी भी प्रॉपर स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी इसमें नहीं होगी, क्योंकि आप अपने वर्कआउट्स को प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उन मूवमेंट्स को प्रोग्रेशन का टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी चेस्ट में चाहते हैं तो जो भी आपकी एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल अगर आप डंबल बेंच प्रेस कर रहे हैं तो आपको हर वर्कआउट में उसको रिपीट करना है और प्रोग्रेसिवली अपने को ओवरलोड करना है। डेफिनेटली एक्सरसाइज वेरिएशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लेट्स से आप एक वर्कआउट कर रहे हैं, कोई स्प्लिट कर रहे हैं जिसमें आप चेस्ट मसल की 3 या 4 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसमें से एक आध एक्सरसाइज को चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक 3 एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी बेसिक कंपाउंड मूवमेंट्स, हेवी लिफ्ट्स होनी चाहिए जिनमें आप प्रोग्रेशन को मॉनिटर कर पाए। और ये कम से कम 4 से 8 हफ्ते, उससे ज्यादा तक आपको करना चाहिए जब तक कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रहे हैं।
एक समय आएगा कि जब आप जो है वर्कआउट में प्लेटू हिट करेंगे, उस समय आप एक्सरसाइज सिलेक्शन को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब भी एक्सरसाइज सिलेक्शन को पूरी तरह से चेंज नहीं करा जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपके जो वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर्स हैं या स्ट्रॉन्गमैन एथलीट्स हैं, वो सालों साल उन बेसिक लिफ्ट्स को ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, वो हर वर्कआउट में अपनी एक्सरसाइज चेंज कर रहे होते। अब मसल कंफ्यूजन के ऑलरेडी कंफ्यूजिंग टॉपिक में और कंफ्यूजन ऐड करने के लिए कुछ जो सोशल मीडिया में अमेजिंग इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने एक और भाई नई थ्योरी, सेल्फ मेड थ्योरी निकाली। उन्होंने बोला कि भाई जो हमारे हंटर गैदरर फोर फादर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो कभी भी प्लान्ड वर्कआउट्स नहीं करते थे, वो हर रोज रैंडम मूवमेंट्स किया करते थे और वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, फास्टर थे, फिटर थे और हेल्दियर थे। ये लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन और कोरिलेशन बिल्कुल गलत है। हमारे एंसेस्टर्स रैंडम मूवमेंट्स इसलिए परफॉर्म किया करते थे क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल की वो डिमांड थी, लेकिन अगर वो उस समय भी कोई स्किल डेवलप करना चाहते थे या स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते थे किसी पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए, तो उनको भी इसी तरीके से रेपिटेटिव मूवमेंट्स परफॉर्म करनी पड़ती थी। उनकी हर एक स्किल जो वो परफॉर्म कर रहे थे, वो सालों तक परफॉर्म करते थे, तभी उस पे मास्टरी गेन करते थे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड या रेपिटेटिव ओवरलोड का जो प्रिंसिपल है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से समय में वो था या उसका करंट एज क्या है। अब एक थर्ड एस्पेक्ट की और बात करते हैं, जो मसल कंफ्यूजन का जो कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूजन ऐड करता है। वो ये है कि काफी लोग जब रोज डिफरेंट वर्कआउट्स करते हैं, तो उनकी जो मसल सोरनेस है ना, वो काफी ज्यादा होती है, या डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस बहुत ज्यादा होती है। अब वो लोग मसल सोरनेस को इक्वेट करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी से या स्ट्रेंथ से, यानी जितनी ज्यादा मसल सोरनेस होगी उतनी ज्यादा आपकी मसल ग्रोथ होगी। ये कंसेप्ट 100% रॉन्ग है। ये मैंने आपको मसल सोरनेस की वीडियो में भी समझाया था कि मसल सोरनेस का रिलेशन मसल ग्रोथ से नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स जो हैं, उनको भी मसल सोरनेस होगी दो कंडीशंस में। कब? अगर वो अपनी एक्सरसाइज सिलेक्शन को चेंज करेंगे, यानी जब उनकी मसल्स के ऊपर कोई नई एक्सरसाइज का स्टिमुलस आएगा, किसी मूवमेंट का स्टिमुलस आएगा, या फिर वो एक पर्टिकुलर गैप लेने के बाद, लंबे गैप के बाद अपनी एक्सरसाइज को फिर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप मसल कंफ्यूजन के बारे में अब आपको समझ में आएगा कि ये कोई भी कंसेप्ट नहीं है। हमेशा याद रखिए, अगर आप एक चैंपियन एथलीट बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी मसल्स में प्रॉपर ग्रोथ चाहते हैं, एक अच्छी स्ट्रेंथ लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको वही रिपीटेटिव मूवमेंट्स, जो सो कॉल्ड बोरिंग मूवमेंट्स हैं, उनको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ेगा। किसी ने बिल्कुल सही बोला है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।